शिक्षा केवल डिग्रियों का नाम नहीं है, वरना ऐसी शिक्षा भी इस देश में लोग पाते हैं कि उनकी डिग्री का ही पता नहीं कि वो फर्जी है कि ओरिजिनल है। शिक्षा चेतना का नाम है, जागरूकता का नाम है। मैं कई बार इस तरह के मंचों पर एक स्वीकृति करता हूं कि जितनी हमारी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा उम्र लोगों ने संघर्षों में खपा दी और वो हमें सुनने आते हैं। तो कई बार मन में ये होता है कि हम क्या नया इनके सामने बोलेंगे, हमसे ज़्यादा विद्वान, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। लेकिन जब इस तरह का आयोजन होता है तो उसका एक मकसद पहला ये होता है कि जब इतने एक विचार के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो यहाँ से लौटते हुए एक हिम्मत ले जाते हैं कि इस संघर्षों की लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं, ये कारवां उनके साथ है। इस हिम्मत को लेकर हम भी लौटेंगे और आप भी लौटिएगा कि भारत के संविधान के इस विचार को गांव-गांव ले चलना हमारी जिम्मेदारी। संविधान नहीं था तो जाति देख करके हमारे एक हिंदी के बड़े विद्वान प्रोफेसर तुलसी राम हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, यहीं आजमगढ़ मेरे जिले के रहने वाले थे। उस किताब का नाम है मुर्दहिया। वो लिखते हैं कि मैं जिस दलित बिरादरी में पैदा हुआ, मैं स्कूल जाता था तो मुझे मास्टर शिक्षा देने के पहले कहता था कि झाड़ू लगाओ। स्कूल में पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था। मुझे लगा कि भारत बदल रहा है। फिर मुझे पता चला कि 2022-23 में उत्तराखंड में एक महिला दलित थी जो खाना बनाती थी मिड डे मील का। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि हम उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तब मुझे लगा कि भारत कितना बदला है, ये उससे पूछो जिसके ऊपर बीत रही होती है। बात हमारे कॉलर तक नहीं आती है, हमारा पेट भरा होता है तो हमें लगता है कि इस सर्द रात में सब लोग सुखी होंगे। 100 अरबपतियों की सूची बनी भारत में, एक भी आदिवासी उसमें नहीं है। ओबीसी कितने हैं? आधे % भी नहीं होंगे। और सबसे बड़ी विडंबना तो ओबीसी समाज के लोगों की आबादी कितनी है एक तो पता नहीं, क्योंकि जाति जनगणना हुई नहीं, और जाति जनगणना नहीं हुई तो आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या है क्या नहीं। बाहर से कोई आके बोलता है कि 46 में 56 SDM तो यह बन गई ना, और आप भी कहते हो हाँ यह कुल बन गई ना, कुल मलाई तो यादवे खात हुआ। भाई सही बात है। तो कितने यादव कुलपति हैं, कितने वो। और यादव लोगों को भी थोड़ा सा ये अपने अंदर सोचना होगा कि आपको थोड़ा दिल बड़ा करना है, नाक छोटी करनी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। ये नारा लगाना है कि अगर संख्या भारी है तो जिम्मेदारी है कि हमको बाकी लोगों को जोड़ना कैसे है। गांव के लोगों, पुराने लोगों, आप सब क्या यही जानते, और खासकर नौजवानों को ये बात मैं बताना चाहता हूँ, पूछना अपने गांव के बुजुर्गों से वो इतिहास कि जिस दिन चुनाव होता था, वोट डलने का दिन होता था, ताकतवर कुछ लोग, चंद लोग, बहुत कमजोर कर दिए गए लोगों की बस्ती के सामने एक लाठी लेकर खड़े हो जाते थे। उस बस्ती से कोई वोट डालने नहीं जा पाता था और उनका वोट पड़ जाया करता था। लोकतंत्र ऐसे चलता था इस देश में। संविधान लागू होने के भी 2-3-4 दशक बाद तक 2024 के उत्तर प्रदेश के लोगों 90 के पहले के भारत को अगर भूल गए हो तो आज का भारत आपको सामने खड़ा है। वोट डालने जाए और अगर उनके मुताबिक नहीं हो तो पुलिस बंदूक तान के खड़ी हो जाएगी कि आप वोट डालने नहीं जा सकते। बताओ ये लड़ाई वापस लौट करके हमारे सामने आ रही कि नहीं। आप यहीं इसी सुल्तानपुर का एक सर्वे करा लीजिए। जितने रिक्शा चलाते हैं, जितने ठेला लगाते हैं, जितने मजदूरी करते हैं, जितने दिनचर्या का काम करते हैं, आपके यहाँ भी कोई लेबर चौराहा होगा, है कि नहीं। लेबर चौराहे पर सवेरे उठा के एक जाति जनगणना आप करा लीजिए कि जो मजदूरी मांगने के लिए बेबस लाचार चेहरे वहां खड़े हैं वो कौन लोग हैं। 90% हमारे बीच के लोग वहां लेबर बन के खड़े हैं। जो ठेला घुमचा चला रहे हैं, गरीब कमजोर मजलूम, 90% ये हमारे लोग वहां लाइन लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सामाजिक न्याय महासम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर पार्क तिकोनिया सुल्तानपुर के इस आयोजन में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और मंच के सामने बैठे ज़्यादा सम्मानित आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है। इंकलाब जिंदाबाद।
सबसे पहले आयोजकों का इस बात के लिए बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस समय पूरे देश में खुदाई का माहौल बनाया जा रहा है, आप बुनियाद की बात यानी संविधान की बात करने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए पूरी आयोजन समिति का बहुत शुक्रिया। और इस बात के लिए भी आयोजकों को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुरंगी गुलदस्ता सजाया है। जो मंच है उस पर जितनी विविधता है, मुझे लगता है कि आज इस देश को यही पैगाम देने की ज़रूरत है कि जातियों से जोड़ करके समाज नहीं बनता, जातियों को तोड़ करके वंचित शोषित कमेरा लोगों को एक हो करके संविधान की बात करने का अगर कोशिश शुरू कर दी जाए तो हम इस देश के लिए सबसे बड़ा काम कर लेंगे और अपने विचारधारा के आधार पर ये रिश्ता बनाएंगे। तो ये जितने भी लोग मंच पर हैं या मंच के सामने, हम और आप एक विचारधारा, एक नज़दीकी जो हमारी और आपके रिश्ते में तब्दील हुई, वो इस संविधान और सामाजिक न्याय के नाते हुई। पहली बार सुल्तानपुर आने का मौका मिला, इसके लिए भी आयोजकों का शुक्रिया। तमाम नौकरी पेशा लोग हैं, उन्होंने जोखिम उठा करके ये आयोजन किया है। मैं उन तमाम लोगों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप जो जोखिम उठा रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसके साथ खड़े हैं और आप काम को आगे बढ़ाते रहें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक निराश होकर के चिंताजनक बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो बहुत गंभीर बात थी, क्योंकि पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि आपको एक मौका तो मिल गया कि आप चीज़ों को समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। शिक्षा केवल डिग्रियों का नाम नहीं है, वरना ऐसी शिक्षा भी इस देश में लोग पाते हैं कि उनकी डिग्री का ही पता नहीं कि वो फर्जी है कि ओरिजिनल है। शिक्षा चेतना का नाम है, जागरूकता का नाम है। आज मुझे इस आयोजन पर और इस पूरी आयोजन समिति को देखकर ये बात महसूस हो रही है कि डॉक्टर अंबेडकर जो चेतावनी दे गए थे कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसका मतलब ये था कि पढ़े लिखे लोग पढ़ करके नौकरी पाए, ताकतवर हुए, अपने समाज और अपने परिवार से दूर हो गए, अपने मिशन आंदोलन से दूर हो गए। वो उन लोगों के बीच में चले गए जैसी नौकरी उनको मिले थी। उसी में एक वाकया मिलता है कि बाबा साहब के सामने उनके ही समाज का एक व्यक्ति, उस समय जो आज हम आईएएस कहते हैं, वो व्यक्ति आईएएस बना और डॉक्टर अंबेडकर के पास गया और कहा कि आपके संघर्षों का बहुत योगदान है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं कि मैं आज इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा। डॉक्टर अंबेडकर ने उससे कहा कि आप हमारे लिए कुछ अलग से न करें, आप अपने गांव जाते हैं, आप अपनी बस्ती में जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इधर भी जाना नहीं हो पाया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि महीने में एक दो बार जो सरकारी गाड़ी मिली है, उस गाड़ी में बैठकर, सरकारी बत्ती लगाकर, सरकारी सुरक्षा लेकर, अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अपने बस्ती में अपने लोगों के बीच जरूर जाना, ताकि उन्हें भी ये आत्मविश्वास पैदा हो कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो कल हमारे भी बच्चों का नंबर आएगा और वो भी हम पढ़ा करके आगे भेजेंगे। आज मुझे खुशी है इस मंच पर कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज जाग रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक एक रुपया जोड़ करके, अपने दिनचर्या का थोड़ा वक्त निकाल करके सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं और आप सबको आमंत्रित किए हैं कि आप सब मिल करके इस विचारधारा के काम को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते
तो शायद इस तरह के दृश्य देख करके थोड़ा सुकून जरूर महसूस करते कि पढ़े लिखे लोग अब अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना जिसको नौकरी मिल गई वो पहला काम करता है शहर में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, 2-4 बीघा जमीन यहाँ वहाँ गांव में, और वो अपने लोगों से दूरी बना लेता है, क्योंकि उसके बच्चे फिर दूसरे घरों में जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनके बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो आपके समाज में पीछे छूट गया, हम गांव नहीं जाते, उनके बारे में नहीं सोचते। मैं आज भी कह रहा हूं, इन आयोजकों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करिए कि जब वो आयोजन कर रहे थे तो शुरू में इन्होंने दिखाया कि हमने 84 बहुजन नायकों की तस्वीरें लगाई हैं इस कार्यक्रम की दीवारों के सामने। मुझे लगता है कि ये वैचारिकी, ये एकजुटता, कि इस जगह से जो एक संदेश जाना चाहिए। सुल्तानपुर को हम किसी और वजहों से जाना करते थे। मुझे खुशी है कि जब पहली बार आए तो वो वजहें कहीं किनारे पड़ी हैं और बहुजनों की ताकत चौराहे पर खड़ी होकर के अपनी बुलंदी से अपनी बात कह रही है। ये बदलाव है तो संविधान के नाते है। ये बदलाव अगर आ रहा है कि जिसकी आबादी ज्यादा थी वो गांव में कमजोर बना पड़ा बैठा था, बिखरा हुआ था, डर कर रहता था। ये लोकतंत्र संविधान लागू तो हो गया 75 साल पहले। गांव के लोगों, पुराने लोगों, आप सब क्या यही जानते, और खासकर नौजवानों को ये बात मैं बताना चाहता हूं, पूछना अपने गांव के बुजुर्गों से वो इतिहास कि जिस दिन चुनाव होता था, वोट डलने का दिन होता था, ताकतवर कुछ लोग, चंद लोग, बहुत कमजोर कर दिए गए लोगों की बस्ती के सामने एक लाठी लेकर खड़े हो जाते थे। उस बस्ती से कोई वोट डालने नहीं जा पाता था और उनका वोट पड़ जाया करता था। लोकतंत्र ऐसे चलता था इस देश में। संविधान लागू होने के भी 2-3-4 दशक बाद तक, 1990 तक अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन 1990 का वो दौर था जिसने संविधान को जमीन पर उतारने में कामयाबी हासिल की। वो दौर मंडल आंदोलन का दौर था। वो दौर मान्यवर कांशीराम के आंदोलन का दौर था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 85% लोगों को आत्मविश्वास और चेतना देने का वक्त था कि उन्होंने नारा दिया कि वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से एसपी डीएम। तब जाकर के 90 के बाद धीरे धीरे समाज में एक चेतना पैदा हुई। पुराने लोगों, क्या बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? क्या एक बस्ती का आदमी लाठी लेकर खड़ा हो जाए तो वोट डाल पाते थे क्या? वोट डालने का अधिकार था संविधान से, फिर भी वोट नहीं डलता था। जो ताकतवर था, जिसकी लाठी में दम था, वो आपको जैसे चाहे, संख्या आपकी ज्यादा थी लेकिन तानाशाही किसी और की चला करती थी। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वर्ग हक दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा, और जनता को वोट देने का ही अधिकार नहीं हो पाया। विडंबना और विरोधाभास देखिए, 2024 के उत्तर प्रदेश के लोगों, 90 के पहले के भारत को अगर भूल गए हो तो आज का भारत आपको सामने खड़ा है। वोट डालने जाए और अगर उनके मुताबिक नहीं हो तो पुलिस बंदूक तान के खड़ी हो जाएगी कि आप वोट डालने नहीं जा सकते। बताओ, ये लड़ाई वापस लौट करके हमारे सामने आ रही कि नहीं? कल तो कोई और खड़ा होकर के वोट नहीं डालने देता था, आज तो सरकारी इशारे पर खुलेआम वोट को लूट लिया जा रहा है। मैं एक बात गुजारिश करने आया हूं सुल्तानपुर के लोगों, जो समाज अपनी नोट और अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकता, वो कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, उसकी पीढ़ियां गुलाम ही पैदा होंगी। आपका नोट भी लूटा जा रहा है और अब आपका वोट भी लूटा जा रहा है। संविधान सम्मेलन है ये। आयोजकों ने कुछ सोच करके इतनी बड़ी संविधान की प्रस्तावना और संविधान के आगे की तस्वीर यहां पर रखी है। वो चाहते हैं कि ये बात गांव-गांव तक पहुंचे कि संविधान नहीं था तो ये देश कैसा था, संविधान है तो क्या क्या मिला है। मैं इस मंच का इस्तेमाल ये बताने में करना चाहता हूं
पूर्व के वक्ताओं ने बहुत बातें कही और मेरे बाद भी बहुत वरिष्ठ और सम्मानित लोग बोलने वाले हैं, बहुत विद्वान हैं, वो भी अपने ढंग से यही बात बताएंगे। संविधान नहीं था तो एक खटिया थी, संविधान नहीं था तो उस खटिया का लकड़ी बनाने वाला कोई बढ़ई भी था, लेकिन वो खटिया पर बैठ नहीं सकता था बराबर में। संविधान नहीं था तो खटिया को जो बुनने वाला था, खटिया को बनाने वाला था, खटिया को अपनी मजदूरी से बना करके इस्तेमाल करने लायक भी जो लोग थे, वो खटिया पर नहीं बैठ सकते थे। खटिया पर वो बैठता था जिसके हाथ में ताकत थी, जिसके हाथ में लाठी थी, वही खटिया पर बैठता था, बाकी लोग जमीन पर बैठते थे। संविधान आया तो खटिया बदल गई। संविधान ने तय कर दिया कि अब अगर खटिया होगी तो उस पर सब बैठेंगे और सबको बराबर का हक मिलेगा। अब कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बड़ा और छोटा नहीं होगा। इसलिए आज अगर ये भारत ऐसा बराबरी का बन रहा है तो उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो भारत के संविधान को जाती है। इसलिए गांव-गांव चल करके हमें और आपको बताना है कि अगर संविधान कमजोर हो जाएगा तो फिर से एक खटिया होगी जिस पर हमारे और आपके घरों के बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। बस वो खटिया बदल जाएगी, नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। अभी संचालक महोदय ने मेरे परिचय में एक बात कही, 2-2 प्रोफेसर मंच पर बैठे हुए हैं और मैं प्रोफेसर हुआ करता था, आज मैं प्रोफेसर नहीं हूं। मैं था जब 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचा तो तब से लेकर आज तक बहुत जगह पर इंटरव्यूज दिए। बिहार में तो नौकरी भी लग गई थी, लेकिन हमने लगा कि जहां हमारा मन है वहां पढ़ेंगे, वहां पढ़ाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अच्छा कॉलेज, लेकिन वहां जब नंबर आया तो शर्त ये रखाई गई कि अगर आप हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, हमारे मुताबिक होंगे तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। ये अघोषित सी शर्त है। वो लोग जो लाठी लेकर आज विश्वविद्यालय पहुंच गए, उन्होंने आपके बीच के एक बच्चे को वहां से नौकरी से निकाल दिया, केवल इस तर्क से, इस बात से कि हमारा मन हम रखें या न रखें। आज 15 दिसंबर है, 1 साल पहले 6 दिसंबर की वो तारीख थी। मेरी किताब यहां मिल रही है। और मैं एक बात और कहूंगा, यहां से कार्यक्रम जब खत्म हो जाएगा तो कुछ किताबें यहाँ से ज़रूर लेके जाइएगा। ये किताबें, ये मैं इस बात के लिए भी आयोजकों को शुक्रिया कर रहा हूँ कि फूल माला पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि ये फूल माला तो सूख जाएंगे। उतने पैसे की एक किताब खरीद कर लोगों को बंटवा दीजिए। किताबें हमेशा हरी रहती हैं और विचार के नाम पर आपको रोशनी देती रहती है। इसलिए आपसे भी गुजारिश है, छुट्टी के दिन आप अपनी जिंदगी का इतना कीमती वक्त छोड़कर अगर 4 घंटे यहां देने आए हैं तो यहां से लेकर क्या जाएंगे। मैं कई बार इस तरह के मंचों पर एक स्वीकृति करता हूं कि जितनी हमारी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा उम्र लोगों ने संघर्षों में खपा दी और वो हमें सुनने आते हैं। तो कई बार मन में ये होता है कि हम क्या नया इनके सामने बोलेंगे, हमसे ज़्यादा विद्वान, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। लेकिन जब इस तरह का आयोजन होता है तो उसका एक मकसद पहला ये होता है कि जब इतने एक विचार के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो यहाँ से लौटते हुए एक हिम्मत ले जाते हैं कि इस संघर्षों की लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं, ये कारवां उनके साथ है। इस हिम्मत को लेकर हम भी लौटेंगे और आप भी लौटिएगा कि भारत के संविधान के इस विचार को गाँव-गाँव ले चलना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। और इसलिए जब जाइएगा तो किताबें घर जरूर खरीद कर ले जाइए। किताबें ही रोशनी देती हैं, किताबें ही चेतना देती हैं, किताबें शिक्षा देती हैं। और हम ऐसे दौर में शिक्षा की बात करने आए हैं जब शिक्षा को बेचा जा रहा है निजी हाथों में, खुलेआम। मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं और मैं आपको बताने आया हूं। और देश भर में यह पहली बात जो कहना है कि संविधान नहीं था तो सबको शिक्षा नहीं थी, ये बात हमसे बेहतर आप जानते हैं। संविधान नहीं था तो जाति देख करके हमारे एक हिंदी के बड़े विद्वान प्रोफेसर तुलसी राम हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। यहीं आजमगढ़ मेरे जिले के रहने वाले थे। उस किताब का नाम है मुर्दहिया। वो लिखते हैं कि मैं जिस दलित बिरादरी में पैदा हुआ, मैं स्कूल जाता था तो मुझे मास्टर शिक्षा देने के पहले कहता था कि झाड़ू लगाओ।
मैं सोचता था अपने पिता से बोलूं, लेकिन डर लगता था कि अगर ये बात पिता जान जाएंगे तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। एक दिन पिता उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा और अपने बच्चे को कहा कि बाबू ये क्या कर रहे हो, और पिता को देखकर वो रोने लगे फूट फूट कर कि मैं जब भी स्कूल आता हूं तो पहले ये मुझसे सफाई करवाते हैं। उस दिन उन्होंने अपने पिता उनके पिता लड़ गए। स्कूल में पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था। मुझे लगा कि भारत बदल रहा है। फिर मुझे पता चला कि 2022-23 में उत्तराखंड में एक महिला दलित थी जो खाना बनाती थी मिड डे मील का। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि हम उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तब मुझे लगा कि भारत कितना बदला है, ये उससे पूछो जिसके ऊपर बीत रही होती है। बात हमारे कॉलर तक नहीं आती है, हमारा पेट भरा होता है तो हमें लगता है कि इस सर्द रात में सब लोग सुखी होंगे। एक राजा था, वो अपने मंत्रियों में एक मंत्री को बहुत वो आलोचना किया करता था कि आपके राज में सब ठीक नहीं है। हालांकि तब भी राजा उसके घर ईडी और सीबीआई नहीं भेजा करता था, वो आलोचना सुन लिया करता था। एक बार किसी बात में खुश होकर के राजा ने उसको एक गाय दे दी, बढ़िया दूध देती थी। उसके बाद राजा ने देखा कि जब भी उससे वो पूछता था तो वो कहता था कि राज में कैसा है, तो उसने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बाकी मंत्रियों से उसने कहा कि ये तो कल तक हमारी बड़ी आलोचना करता था। तो एक मंत्री बोला कि राजा साहब वह गैया जो तू दहले हवा ओके वापस मांग ला फिर देखा। भोजपुरी समझ जाते हैं ना। गाय का दूध जब मिलने लगा तो लगा कि राज में सब सुखी हैं। एक समय में राजा भेष बदल कर लोगों के बीच जाता था ये देखने की प्रजा सुखी है कि दुखी है। आजकल राजा भेष बदल कर विदेश में घूमने जाता है ये देखने कि विदेश में क्या हो रहा है, और आज भी प्रजा वहाँ दुखी। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो ये कहने इकट्ठा हुए हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को हमने बड़े करीब से देखा है। प्रोफेसर की डायरी अगर आपको पढ़ने का मन करे तो खरीदिएगा, लेकिन मैंने ये किस्सा लिखा है। नौकरी चली गई, इस बात का गुरेज नहीं, हमें किसी ने निकाला नहीं, शर्त जो रखी थी उसको हमने कबूल नहीं किया और उस शर्त के साथ नौकरी पाने को ठुकरा दिया। इसलिए हम आपके बीच में आत्मविश्वास से खड़े। मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई दूसरा कसूर न था, और यही बात मैं आपके बीच में कहने आया। नौकरी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो अगर केवल अपनी पेट पालने की नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी से समाज का क्या भला होगा। नौकरी करना भी जरूरी है। हमारे प्रोफेसर हो, हमारे डॉक्टर हो, हमारे इंजीनियर हो, इसलिए आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दिलाइएगा। मैं इस बात की गुजारिश करने आपके बीच में आया हूं। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय, एक अविद्या ने जाना कितना अन्याय अत्याचार किया। महात्मा ज्योतिबा फूले ये बात बहुत पहले कह गए, और हम और आप यहाँ खड़े हैं तो ये शिक्षा की बदौलत ही खड़े। मैं तो हर मंच से कहता हूँ कि हम बहुत सारे उन परिवारों के लोग भी आज बहुत कुछ होते, लेकिन मैं आजमगढ़ के किसी खेत में गाय भैंस चरा रहा होता अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू नहीं होता। वो दोनों थे, इसलिए हम आपके बीच में यहाँ खड़े हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। तो वो शिक्षा ने वो चेतना दी। शिक्षा आज खतरे में है। सुल्तानपुर के लोगों के आपको नहीं पता कि आपके गांव कस्बे में जितने सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत क्या है, डिग्री कॉलेज है उनकी हालत क्या है। आप प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, उसमें मैंने ये बात लिखी है कि मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचा तो देखा कि चमचमाते डिग्री कॉलेज इतने शानदार हैं, और सुल्तानपुर का एक सरकारी डिग्री कॉलेज ऐसा बता दीजिए जिसमें जितने मास्टर होने चाहिए उतने मास्टर हैं, जितना लैब में सामान होना चाहिए उतना है। तो उसमें किसके घरों के बच्चे होते हैं? सरकारी स्कूल में केवल गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे पढ़ने जाते हैं। जिसकी जेब में 2 रुपया भी है वो अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता है। तो भारत एक है कि बटा हुआ है? जिसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली वो डीएम और एसपी बन जाएगा, वो अंबानी और अडानी बन जाएगा। आपको अगर प्राथमिक शिक्षा नहीं मिली तो आप फिर आगे कैसे पढ़ेंगे? तो आप एक तो गरीब घर में पैदा हुए तो पहले ही किस्मत लिख गई कि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा अब नहीं मिलने वाली। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जब पहुंचा तो जिन कोर्सेज की फीस 4,000 थी आज वो 40,000, 20,000, 25,000 से 40,000 हो गए। कोई आदमी यहाँ हाथ उठाकर बता दे कि पिछले 10-15 साल में आपकी आमदनी दुगनी हुई है क्या? कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है? और बच्चे की फीस 10 गुना बढ़ गई।
तो आमदनी बढ़ी नहीं, खर्चा बढ़ गया, तो आप क्या होंगे? कंगाल ही होंगे। और आपने राजा ऐसा चुन दिया है जो अपने दोस्तों को ही अमीर बनाता है और देश की 82 करोड़ जनता को इतना कंगाल कर दिया कि उसके लिए 5 किलो अनाज भी सरकार दे रही है, तब उसके घर में चूल्हा जल रहा है। बताइए, ये भारत एक है कि बटा हुआ है? और अगर ये भारत बटा हुआ है तो आप किधर खड़े हैं? मैं आपसे पूछने आया हूं। क्या आपके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं? हजारों रुपए आप उसमें फीस देने के लिए क्षमतावान हैं? अगर आप हैं तो आपके बच्चे कल लखनऊ पढ़ने जाएंगे, परसों दिल्ली जाएंगे, और आप ताकतवर होंगे तो आपके बच्चे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में विदेश में पढ़ने जाएंगे। और अगर आप ताकतवर नेता हैं और गृह मंत्री बन जाइए तो बिना बैट बल्ला पकड़े भी अपने बच्चे को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाइए और उसके बाद उसको आईसीसी का चेयरमैन बना दीजिए। और गरीब हैं तो आपका बच्चा किसी फैक्ट्री में मजदूर बनेगा। आप यहीं इसी सुल्तानपुर का एक सर्वे करा लीजिए। जितने रिक्शा चलाते हैं, जितने ठेला लगाते हैं, जितने मजदूरी करते हैं, जितने दिनचर्या का काम करते हैं, आपके यहाँ भी कोई लेबर चौराहा होगा, है कि नहीं? लेबर चौराहे पर सवेरे उठा के एक जाति जनगणना आप करा लीजिए कि जो मजदूरी मांगने के लिए बेबस लाचार चेहरे वहां खड़े हैं वो कौन लोग हैं? 90% हमारे बीच के लोग वहां लेबर बन के खड़े हैं। जो ठेला खोमचा चला रहे हैं गरीब कमजोर मजलूम, 90% ये हमारे लोग वहां लाइन लगाए। आपके जिले का जो सरकारी अस्पताल होगा या लखनऊ का जो पीजीआई होगा, जरा एक बार जाके देखिएगा, 90% आपके हमारे घरों के लोग वहां लाइन लगा के अपने घर के किसी बीमार का इलाज करने के लिए। 90% हम अस्पतालों में लाइन लगाएं, 90% हम मजदूरों की लाइन में हैं, 90% हम कमजोरों की लाइन में हैं। एक खाद मांगने के लिए लाठी आप लोग को पड़ी कि नहीं पड़ी? नहीं पड़ी तो इसका मतलब आपके अच्छे दिन आ गए। नहीं तो उत्तर प्रदेश में तो हर जिले से तस्वीर आई है कि खाद मांगने में भी लाठी पुलिस मार रही। और उत्तर प्रदेश में नारा लगाया जा रहा है कि बटेंगे, तो वो नारा बोला इसलिए जा रहा है कि जरा फैसला हो जाए। जब मंडल आंदोलन लागू हुआ, हमारे बाद के बहुत सम्मानित वक्ता बैठे हैं, वो भी इस पर रोशनी डालेंगे। मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के कौन सड़क पर उतरा था? उसी दिन फैसला हो गया था कि इस देश में लड़ाई सीधे सीधे संविधान बनाम मनुस्मृति की है। और यही बात इस मंच पर हम कहने आए हैं। कुछ लोग हैं जो इस संविधान से डरते हैं या हमसे ज्यादा इस संविधान को पढ़ते हैं, इसलिए जानते हैं कि हमारे लिए संविधान सबसे बड़ी बाधा है। आपको दिखाने के लिए संविधान पर माथा चूमते हैं, लेकिन चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि अब की बार 400 पार ताकि देश के संविधान को बदलना है। भूल गए क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश वालों और खासकर सुल्तानपुर वालों, आपको भी बधाई दूंगा कि इस बार उनके मंसूबों को आपने रोका है। और बाकी सब जगह, सुल्तानपुर तो छोड़िए, अयोध्या हार गए सब। इस बात को हर जगह पहुंचाना है। पिछले 3 दशक में उनकी राजनीति का जो केंद्र था, वहां भी वो चुनाव हार गए, क्योंकि ये तय कर लिया इस देश के 90% लोगों ने कि हमारे हक की बात कर कौन रहा है। कौन है जो चुनाव देने आया तो कहा कि आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपके घर में 2 कमरा होगा तो 1 कमरा खोल ले जाएंगे। और ये सारा डर दिखा करके वो चाहते थे कि संविधान बदल दिया जाए। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश वालों ने अगर न रोका होता तो ये 2 दिन का जो संसद में सम्मेलन था, उसमें शायद ये घोषणा हो गई होती कि साल 2025 से अब ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है और ये मनुस्मृति से चलेगा। लेकिन उसको रोकने का काम इस उत्तर प्रदेश के इस तमाम वंचित शोषित 90% लोगों ने किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देने आया। लेकिन खतरा टला नहीं है। लेटरल एंट्री आई संविधान को कमजोर करने के लिए। और गांव के लोगों लेटरल एंट्री का मतलब समझते हैं? चोर दरवाजा, पीछे का दरवाजा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा पद है। मेरे पिताजी गांव में कहते थे कि देश 3 लोग चलाते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। तीनों में आप और हम कहाँ हैं? 90% लोग कहाँ हैं जरा बताइए। पीएम तो भाई आपके बीच का है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो भी तो ओबीसी हैं, फलाने हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पता ही नहीं था ओबीसी थे कि नहीं। और जब चुनाव आता है तो कहते हैं मैं भी ओबीसी माँ का बेटा हूँ। 14 में कहे कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, 19 में कहे अति पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। संसद में खड़े होकर कहते हैं कि सबसे बड़ा ओबीसी उनको नहीं दिखता है। आज तक उन्होंने एक बार भी मंडल कमीशन का नाम लिया है क्या? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
सुना है क्या आपने? जोर से बोलिए। कथा सुनने नहीं ना आए हैं? अगर आपके घर में कोई दिक्कत है तो पूरा मुंह करके सोना, 24 घंटे में दिक्कत दूर हो जाएगी। यही सब में तो मजा आता है हमारे लोगों। व्हाट्सएप पर आजकल पहलवा कागज छपे और ट्रेन बस में बांटे कुल कि ये अखबार पढ़ करके अगर रुपेश कुमार ने यही वाला पर्चा 12,000 छपवाया, 2-3 बीघा खेत लिखवा लिया, और सुरेश कुमार ने पर्चा देखकर फाड़ दिया, उसके घर में 24 घंटे में बड़ा दुखद समाचार मिल गया। यहाँ सब डर के धकधका के अरे बाप रे कहीं गड़बड़ा न जाए। वैसे ही अंधविश्वास और पाखंड में हमारे लोग फंस गए। लेकिन आप जरा सोच कर बताओ कि आज आपकी शिक्षा लूट गई, आपको पता चला? हम शिक्षा बचाने के लिए आपके बीच में संविधान की बात करने आए। हम ये बात समझाने आए हैं कि अगर आप सक्षम हैं और इस कार्यक्रम तक आ गए, हमारा 90% समाज तो अभी भी गांव में बैठा है, खेत में काम कर रहा होगा या फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा, उसको कैसे पता कि देश का संविधान खतरे में है? पढ़े लिखे लोग बताएंगे ना, जिनका पेट भरा है वही बताएंगे ना। मुझे भी तो ये मौका था कि मैं कहीं नौकरी करता, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां जब हमसे पूछेंगी कि तुम्हारे सामने सब लूट रहा था, तुम कर क्या रहे थे, मैं उनके आंख में आंख डाल करके कह सकूंगा कि मैं नौकरी की परवाह किए बिना संविधान की परवाह करने के लिए लोगों के बीच में खड़ा होकर के जान जोखिम में हाथ में लेकर के इस सम्मेलन में भाग ले रहा हूं। फैसला आपको करना है कि आप खड़े कहां हैं। उन लोगों के साथ खड़े हैं जो देश को बेच रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। 3 काम उनका है, झूठ, लूट और फूट डालने का। हर एक जगह पर वो झूठ बोलते हैं। 15 लाख आया अकाउंट में, और कल फलाने 11 संकल्प किए हैं। संविधान पर चर्चा, 1.5 घंटा का भाषण, आप लोग भी सुने होंगे। मैं चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना क्योंकि देश में संविधान था। तो हम भी कहते हैं उसको बदलने की बात क्यों करते हो? कोई दूध बेचने वाला, कोई कपड़ा सिलने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए हम भारत के संविधान को बचाने की बात करते हैं। आप बन गए प्रधानमंत्री, अब कहते हैं कि बदल देंगे। ऐसे कैसे बदल देंगे? 90% लोग बदलने देंगे क्या? आप बदलने देंगे? देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। मैं केवल आपको यही बात कहने आया, क्योंकि संविधान नहीं था तो इसी सुल्तानपुर के चौराहे पर आपके लोग क्या ये कार्यक्रम करा सकते थे? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ जोर से, आप करा सकते थे क्या? संविधान नहीं था तो कितना ऐसा कार्यक्रम हुआ, और यही कार्यक्रम होता 4 आदमी आकर के कार्यक्रम डिस्टर्ब कर देता। लेकिन आज संविधान की ताकत है कि हम संविधान की बात करने के लिए किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन 90% का जो अपमान होता था, अब यह ऐलान करने आए हैं कि अब इस मुल्क का कमेरा अपमान नहीं सहेगा, सम्मान से जिएगा, और इसके लिए संविधान की बात करनी है। बस यही आपसे अपील और गुजारिश करने आया हूं। बहुत लंबा वक्त लेने का मतलब नहीं है। आज आपका वोट लूटा जा रहा है आपके सामने, वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, आप रोक पा रहे हैं क्या? और चुनाव में जिस मशीन से वोट डाला जा रहा है उस पर आपको भरोसा है, लेकिन रोक पा रहे हैं क्या? सब कुछ गलत होता देख रहे हैं, लेकिन एक भी चीज अगर रोक नहीं पाए तो इतने बड़े महासम्मेलन करने का मतलब क्या निकलेगा? संविधान बदलने वालों को अगर आप रोक नहीं पाए और संविधान बचाने वालों की एकजुटता नहीं कर पाए तो आप क्या इस लड़ाई को जीत पाएंगे? इसलिए मैं आखिर में आपसे कुछ निवेदन करके जा रहा हूं। बड़ी कुर्बानी देकर के हमने यहां तक का सफर तय किया था। महात्मा कबीर जब पैदा हुए, तथागत बुद्ध की इतनी शानदार प्रतिमा यहां है। मैं तो खुश होता हूं कि कोई सुनील यादव और कोई मौर्य जी इस आयोजन समिति में तमाम ओबीसी और दलित मिलकर के आज एक बहुजन सम्मेलन कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का सम्मेलन कर रहे हैं। यही हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जाति तोड़ो और जमात जोड़ो, तब जाकर के हम इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ पाएंगे। ये तमाम आयोजकों को आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, और मैं गुजारिश करने आया हूं कि तथागत बुद्ध की प्रतिमा हमारे सामने क्या खड़ी है, खुदाई हो रही, और खुदाई के बाद दंगे जैसा माहौल बनाया जा रहा है। रोज धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मजहब और धर्म लड़ाने वाली चीज है क्या? दुनिया के किसी धर्म ने लिखा है क्या कि हमारा धर्म श्रेष्ठ और दूसरे वाले को उल्टा पुल्टा करना? नहीं।
हमारे इसी देश में कबीर ने लिखा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ये बात इसी देश में लिखी गई ना। और आज धर्म के नाम पर केवल दंगा, ये दंगे में हमारे आपके घरों के बच्चे ही जा रहे हैं। पुराने लोगों ने भी कहा, मैं भी आपसे पहला निवेदन, पहला एक वादा लेना चाहता हूं, अपने घर के बच्चों को किसी भी धार्मिक जुलूस में, किसी भी धार्मिक काम में अपने घर के बच्चों को मत भेजिएगा। भूखे रहकर, प्यासे रहकर, एक कपड़ा कम पहनिएगा, एक रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और अच्छे विश्वविद्यालय भेजिएगा, तभी आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। धर्म दिल में है और जिसको जो मानना है उसको मानने दीजिए। धर्म की लड़ाई इस बहुजन समाज की लड़ाई नहीं है, इस देश की लड़ाई संविधान की लड़ाई है, और हम संविधान मानने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। ये पहला निवेदन मैं आपसे करके जा रहा हूं। और दूसरी बात फिर मैं पूछूंगा कि शिक्षा बची ही कहां जिसको आप पाएंगे। पढ़िएगा प्रोफेसर की डायरी। और मैं अभी परसों नरसों महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि उनके यहाँ जितने भी स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज, कंपल्सरी पेपर में ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाएगा। सिलेबस बदला जा रहा है, सिलेबस। और पुराने बहुत सारे शिक्षक समुदाय के लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में तो कोई भी काम होता है तो पहले प्राइमरी स्कूल के टीचरों की छुट्टी करके उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है। स्कूल बाढ़ आए तो डूब जाए, वहाँ जाने का नहीं है, फिर भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाई गई कुछ दिन पहले कि नहीं। और मैंने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षिकाएं जितनी थी, उन महिला शिक्षिकाओं की ड्यूटी रंगोली बनाने में लगाई गई, क्योंकि जिले इलाही का वहाँ कार्यक्रम होने वाला था और वहाँ पर आने वाले थे। बताओ शिक्षक का काम ये है। अब बताओ आपके लिए कौन लड़ा? ये रेलवे वाले बहुत सारे कर्मचारी लोग आए हुए हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी के मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा था और जैसे ही प्रधानमंत्री बन के मौका मिला तो रेल बेच दिया। बताओ बेचा कि नहीं बेचा? पुराने लोग जितने हैं उनको 50% छूट मिलती थी सीनियर सिटीजन की, वो छूट बंद। प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपए से 10 रुपए हो गया। खाद आपकी 50 किलो मिलती थी, 45 किलो पहले हुई, आजकल शायद 40 किलो 40 किलो मिल रही है। रेट उतना है। गरीबी दूर हुई क्या आपकी? बहुत हुई। महंगाई की मार, महंगाई दूर हुई क्या? पेट्रोल 100 रुपया, डीजल 100 रुपया, सिलेंडर 1000 रुपया। आपकी नोट लूटी जा रही है कि नहीं लूटी जा रही है? जरा बताओ। एक समय था जब नमक और प्याज पर सरकार गिर जाती थी, अब तो किसी बात पर नहीं गिरती। बताओ इस पे सोचने की जरूरत है कि नहीं? 90% हम हैं। ऐसे मंचों पर जोर से नारा लगा के 90% हैं। कहाँ हो आप? मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या देश के विश्वविद्यालयों में 90% वाइस चांसलर इस देश के SC ST OBC के हैं क्या? हमने RTI लगाई कि 596 कुलपति, 2018 में RTI जवाब आया था, उसके बाद तो RTI जवाब ही नहीं आता। और वहां पर पता चला कि 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट, 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब, 36 OBC सब मिलाकर, और 550 कुलपति कौन थे ये हमको बताने की जरूरत है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में पिछले 10 साल में जितने जजों की नियुक्ति हुई, उसमें 88 से 90% आबादी के जज वो बने जिनकी समाज में आबादी 10% है। और जिनकी आबादी समाज में 90% है, उनके जज सुप्रीम कोर्ट में एक दलित शायद हैं, एक OBC हैं, और आदिवासी एक भी जज नहीं है। फिर आप हैं कहां? देश का उद्योगपति 100 अरबपतियों की सूची बनी भारत में, एक भी आदिवासी उसमें नहीं है। OBC कितने हैं? आधे % भी नहीं होंगे। और सबसे बड़ी विडंबना तो OBC समाज के लोगों की आबादी कितनी है तो पता नहीं, क्योंकि जाति जनगणना हुई नहीं, और जाति जनगणना नहीं हुई तो आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या है क्या नहीं। बाहर से कोई आके बोलता है कि 46 में 56 SDM तो यह बन गई ना, और आप भी कहते हो हाँ यह कुल बन गई ना, कुल मलाई तो यादवे खात हुआ। भाई सही बात है। तो कितने यादव कुलपति हैं, कितने वो। और यादव लोगों को भी थोड़ा सा ये अपने अंदर सोचना होगा कि आपको थोड़ा दिल बड़ा करना है, नाक छोटी करनी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। ये नारा लगाना है कि अगर संख्या भारी है तो जिम्मेदारी है कि हमको बाकी लोगों को जोड़ना कैसे है। मंच लगाओ आप, हम भी चाहते हैं, लेकिन इस मंच पर और उस समाज के लोग आएं जो अति पिछड़े समाज के हैं, जो और पीछे रह गए हैं, उनको अपने कंधे पर बिठाकर आगे ले जाओ। अगर आपकी लाठी में दम है तो अपने कमजोर पर मत चलाना, अगर वाकई दम है तो उस पर चलाओ जो आज हजारों साल से आपके ऊपर लाठी चला रहा है, तब हम मानेंगे कि आप ताकतवर हैं। इसलिए मेरा निवेदन और गुजारिश
कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। इस बात को समझेंगे कि नहीं? हम आपस में आज उत्तर प्रदेश के जितने भी थाने हैं, एक सवाल तो मैं पूछूंगा कि थाना कौन चला रहा है? जरा पूछो, उत्तर प्रदेश में कोई बदनाम हुआ क्या? और पिछली बार तो सरकारें बदनाम हो गई कि जब बसपा की सरकार थी तो सबसे ज्यादा वो बदनाम हुए कि हर जगह दलित हैं, जब दूसरी सरकार सपा की आई तो वो बदनाम हुए। आज कोई बदनाम क्यों नहीं होता? क्योंकि यही सुल्तानपुर है। एक अपराध हुआ और गोली मारकर इनकाउंटर किसका किया था और दूसरा अपराधी को सरेंडर करवाया गया था। बताओ, सुल्तानपुर वालों भूल गए हो क्या? गोली मारकर इनकाउंटर होगा, जाति देखकर इनकाउंटर होगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट तक एक बार टिप्पणी में कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे कर रही है जैसे लग रहा है उसका राज आ गया। अपने डीजीपी को कह देना कि ऐसा फैसला सुनाऊंगा कि आप कई दिन याद रखेंगे। फिर भी उत्तर प्रदेश में सब खुलेआम हो रहा है और हम इतने कमजोर हैं। अब तो अपहरण शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। बंबई के लोग सुने कि नहीं, एक का नाम सुनील पाल है, वो कॉमेडियन है, और मेरठ आकर के वहां अपहरण हो गया और सीधे फिरौती मांगी जा रही है। यही है अच्छे दिन, समझदार को इशारा काफी। बताओ, आज उत्तर प्रदेश के थानों में सबसे ज्यादा जेलों में बंद कौन लोग हैं? 90% हम लोग वहां पर हैं। ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात हम और आप नहीं सोचेंगे तो जो इस समय ठेला चला रहा है वो सोचेगा। उसको तो अगर दिन भर मेहनत नहीं करेगा तो शाम को उसके घर चूल्हा नहीं चलेगा। इसलिए पढ़े लिखे लोगों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं निवेदन करने आया हूं आपके यहाँ भी और पूरे उत्तर प्रदेश में। हमारे पूर्व के वक्ता संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही, जहाँ सबसे ज़्यादा अशिक्षा और बेरोजगारी है वहीं सबसे ज़्यादा धर्म खतरे में है। और असली बात कह दूं कि कोई धर्म खतरे में नहीं, उनकी कुर्सी खतरे में है। वो धर्म के नाम पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपको लाया। मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं कि अगर खतरे में है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान खतरे में है और कोई चीज नहीं। इसलिए एकजुट होकर के संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने आइएगा। और बस, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, वो आपसे भी निवेदन करेंगे। कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो कई बार हम भूल जाते हैं कि एक कार्यक्रम अच्छा हो गया। और आयोजकों को भी मैं कुछ होमवर्क देकर जा रहा हूं। नौकरी नहीं है लेकिन आदत तो प्रोफेसर वाली है ना। लेकिन यही मैं निवेदन आपसे करके एक होमवर्क दे रहा हूं, इस मिशन को, इस कारवां को रुकने मत दीजिएगा। और जब ये इतने लोग आए, इनकी जिम्मेदारी लगाइएगा। कैडर की तरह गांव गांव समझाओ, उसको वोट देना जो जाति जनगणना की बात करे, उसको वोट देना जो संविधान की बात करे, उसको वोट देना जो शिक्षा की बात करे। और जो शिक्षा और संविधान की बात ना करे वो आपका कभी भी हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन बहरूपिये आएंगे भेष बदल कर, वो आपकी जाति का लबादा ओढ़ कर आएंगे और कहेंगे कि कुल्हाड़ी का साथ दो जंगल की लकड़ियों, क्योंकि कुल्हाड़ी में लकड़ी भी तो तुम्हारी जाति की है और हम और आप भी बंट जाते हैं। असल में बटा कौन है, ये बात कहने की जरूरत है क्या? लेकिन एक कौन हो रहा है और एक जिसको होना चाहिए वो कहाँ है? जिसको बांटा गया वो एक क्यों नहीं हो रहा है? आखिरी 1-2 साल का इम्तिहान और बचा है। उत्तर प्रदेश वो जगह है जिसमें अगर उस कारवां को रोका न गया तो फिर आने वाले वक्त में 90 के पहले का भारत वापस न लौट कर आ जाए तो कहिएगा कि मैं गलत बोल रहा था। खटिया रहेगी लेकिन खटिया पर सब बैठ नहीं पाएंगे, बाकी लोग गुलाम बना दिए जाएंगे। आपकी शिक्षा बर्बाद, रोजगार है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है और पूरा देश कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, रेलवे वाले और परिवहन वाले आए हैं क्या यहाँ पर? मुझे एक हफ्ते पहले एक नोटिस दिखी थी, अगले 6 महीने अगर एक भी धरना प्रदर्शन किया गया तो जेल हो जाएगी। बताओ, सरकारी कर्मचारी एस्मा लग जाएगा, उसमें तो नौकरी भी जाएगी, जेल भी होगा, रिकवरी भी होगी। सरकारी नौकरी कर लोगे क्या? अब तो नौकरी करने की हालत तक नहीं रही और फिर भी सब चुपचाप बैठे। डीएम यहाँ पर ऐसे चुनाव कराते हैं जैसे बिजली कब जाएगी, बिजली कब आएगी, चुनाव परिणाम बदल जाएगा। जब चुनाव परिणाम ऐसे ही बदलेगा तो आप जीतोगे कैसे? ये मैं आपसे निवेदन करने आया। और अंधविश्वास और पाखंड से अपने बच्चों को बचाइएगा, उन बाबाओं से बचाइएगा जो आज आपको समझाना चाहते हैं कि गोबर में ही सबसे ज़्यादा दवाई है। उनसे कहिए कि बहुत दवाई है तो आप खाएं। हम किसान का मेरा लोग गोबर नहीं हलवा खाने के लिए पैदा हुए हैं। हमको पता है कि गोबर खेत में डालने पर अनाज अच्छा पैदा होता है जिससे पेट भरेंगे। भूलना मत उत्तर प्रदेश के लोगों। बिहार में मुख्यमंत्री थे नाई समाज के आने वाले कर्पूरी ठाकुर,
और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। मैं आखिर में एक दो बात कह के जा रहा हूँ, नौजवानों को इतिहास बताकर जा रहा हूँ। अपमान कितना हुआ रे भाई। हमारे पूर्वांचल में तो गाली दी जाती थी कि अहिर गड़रिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोड़। कौन गाली बनाया था ये? और कोई जाति ऐसी है, फला जाति का आदमी सामने से आ जाए तो जतरा बिगड़ जाता था। कौन बनाया ये? आपकी जातियों के नाम पर सबसे ज्यादा गाली देने का काम किसने किया? और आज भी गांव में गालियां, 90% गालियां क्या हमारी और आपकी जातियों के ऊपर नहीं है? और आज आप जब हक मांगने के लिए आते हैं तो आपको कोई कहता है जातिवादी हो गए। इसी जगह पर उत्तर प्रदेश और बिहार में वहां मुख्यमंत्री जो थे उनको गाली दी गई, कर कर पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। नाई का काम करना क्या अपमान का काम करना था? मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर और गाली दी जाती थी। मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और गाली दी गई। मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। मुख्यमंत्री होने के बाद अपमान नहीं गया, और मुख्यमंत्री होने के बाद जिसके पिता मुख्यमंत्री थे वो खुद मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री न रहने के बाद घर गंगा जल से धुलवाया। ऐसा अगर उनके साथ हो सकता है तो बताओ गरीब कमजोर मजलूम के साथ कितना अपमान होगा? ये कुछ कहने की जरूरत है क्या? और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी और उस तमाम लोगों का कि अगर वो ना आते तो हमारे लोग भी समझ न पाते कि हमारे वैचारिकपुर का ये 84 लोग हैं जिनकी तस्वीरें यहाँ लगी हैं। और संविधान हमारा मुक्ति का दाता है, संविधान ही हमें बचाएगा, इसलिए हमें एकजुट होना होगा। और नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, किसी के खिलाफ हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से एक निवेदन करके जा रहा हूँ, किसी जाति और किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलिएगा। हमारे हक की लड़ाई अपने हक की बात करके होगी। 90% की बात करिए, जाति जनगणना की बात करिए। लेटरल एंट्री को कौन रोकेगा? विश्वविद्यालयों में NFS हो रहा है, वो उसको कौन रोकेगा? विश्वविद्यालयों, नौकरियों और तमाम चीजों को निजी हाथों में बेचकर, रेलवे में सबसे ज्यादा हमारे कर्मचारी थे, पूरा रेलवे बिक गई, सबसे ज्यादा नौकरी किसकी गई है? हमारी और आपकी। मेरे गांव में 15 साल पहले 15-20 लोग सरकारी नौकरी करते थे और कोई कांवड़ लेकर नहीं जाता था। आज मेरे गांव में 15-20 लोग कांवड़ लेके जाते हैं और सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिली। अगर यही भारत आपको चाहिए तो बधाई, कोई अगला हेलीकॉप्टर आपको फूल बरसाने के लिए तैयार है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आंदोलनकारी विजय और उनके दोस्त यहाँ खड़े हुए हैं। 69,000 शिक्षक में अगर आरक्षण का घोटाला होगा तो लाठी बरसाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आपका लखनऊ में इंतजार कर रही है। अब चुनना आपको है कि हेलीकॉप्टर के फूल की बारिश से अपने बच्चों का स्वागत कराना है, या ये 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो लाठी खाए हैं उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए आपको इकट्ठा होना है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा इस चीज की जरूरत कहां है? खुलेआम पैगाम दिया जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 3% आरक्षण मिला, कोर्ट से लड़ाई लड़ी गई, 600 दिन से ज्यादा धरना हुआ लखनऊ में। माताएं बहनें, जो हमारे बहनें हैं, हमारे भाई हैं, लाठी लाठी पुलिस ने पिटवाया है। बताओ, आपके समाज का कोई नेता अगर उसके साथ नहीं खड़ा हुआ तो फिर बताओ आपका समाज कहां खड़ा है? आप अपने बच्चों को जो शिक्षक बन गए हैं, 6800 इसमें से शिक्षक बन चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। हाई कोर्ट ने वैकेंसी रद्द की और सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। और फिर भी कोई आके कहता है कि हम इस देश में बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा लगा करके देश को तरक्की दिलाने जा रहे हैं। तो फैसला तो आपको करना है। इसलिए मैं आखिर में निवेदन, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाइए। न्यूनतम सहमति पर 10 में 5 बातें हमारी और आपकी हो सकता है न मिले। गांव में झगड़ा होगा ना, ओबीसी और दलित को भी झगड़ा होगा, और अगर ओबीसी गलत है तो अपने भाई का साथ गलत होने पर मत दीजिएगा, उस जगह आप खड़े हो जाइए। एक मुसलमान की लिंचिंग अगर धर्म के नाम हो तो SC ST OBC सब मिलकर खड़े हो जाना। एक दलित के घर में कोई अत्याचार करने जाए तो OBC समाज के लोगों फर्ज बनता है कि भाई के साथ वहां पर लाठी लेकर खड़े हो जाना। किसी अति पिछड़े समुदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार हो तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि सारे दलित बहुजन समाज के लोग उसके सामने बचाने के लिए खड़े हो जाना। तब जाकर के एकजुटता बनेगी। हमारे भाषण से कोई बदलाव नहीं होने वाला। हमको तो सम्मान देंगे, हम भी अपना सब लेकर के चले जाएंगे। आयोजकों को भी ये वो अच्छा होगा, कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन निवेदन, क्रांति का काम एक दिन का नहीं होता। बदलाव एक आयोजन और एक भाषण से नहीं आने वाला। रोज करना होगा, गांव गांव घूमना होगा और
2027 तक अगर इशारा समझ जाओ तो ये आखिरी बारी है, वरना 90 के पहले का भारत आपका इंतजार कर रहा होगा और उस समय वही खटिया उठा दी जाएगी और एक कुर्सी पर कोई राजा बैठा होगा जो राज करेगा और बाकी जनता प्रजा बन के गुलाम बनी बैठी रहेगी। यही निवेदन करके मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं, ये निवेदन करके एक होने का वक्त है तो विचार के नाम पर एक होइएगा, जाति के नाम पर एक होने की जरूरत नहीं। भारत का संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट घर घर पढ़िए, उस पर चर्चा कराइए। जितने महापुरुषों की जीवनी यहां पर मिले सामने खरीद कर लेकर जाइएगा और अपने बच्चों को पढ़ाइएगा कि देखो ये वो न होते तो हमारे आपके हक अधिकार न मिल पाते। भले प्रोफेसर की डायरी आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन शिक्षा बचाने की लड़ाई को, रोजगार बचाने की लड़ाई को, संविधान बचाने की लड़ाई को आपको लड़ना होगा। यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने की खातिर जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। हमारे ही लड़ाई में आर पार का फैसला होना है कि संविधान जीतेगा कि मनुस्मृति जीतेगी। एकदम साफ फैसला होना है। इसलिए नून रोटी खा के भले जिंदगी बिताई हा। भोजपुरी समझ में आती है ना, हालांकि अवधि बेल्ट है। नून रोटी खा के भले जिंदगी बिताई हा, अपने न पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया। अपने न पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया। पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, पढ़ा लिखा भैया कलमिया में जान बा। यही निवेदन मैं आपसे करने आया हूँ। शिक्षा बचाओ, कलम और किताब बचाओ। जो तलवार दें, जो दंगा करने के लिए आपके बच्चों को उकसाएं, उन दंगाइयों को पहचानो और दंगे से दूर रहना। कलम और किताब लेकर, बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर, मंडल कमीशन को हाथ में लेकर एकजुट रहना। अगली बार इससे बड़ा कार्यक्रम करना और पूरे आयोजन समिति को मैं बधाई दूंगा। फिर आएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, इसी उम्मीद और हौसले के साथ। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।